स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम तीरथ का आज दिल्ली दौरा है। सीएम तीरथ रावत को दिल्ली तलब क्या है, बड़ी जानकारी इस वक्त की। सीएम तीरथ सिंह रावत को आलाकमान ने आज दिल्ली बुलाया है। सभी कार्यक्रम सीएम के रद्द कर दिए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, सीएम तीरथ को आलाकमान ने आज दिल्ली बुलाया है और सीएम तीरथ के सारे कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे, सीएम तीरथ के देहरादून में कई कार्यक्रम थे जिसको अब रद्द कर दिया गया है। अचानक से सीएम तीरथ सिंह रावत को आलाकमान ने दिल्ली बुलाया है। बड़ी जानकारी, सीएम तीरथ का दिल्ली दौरा है आज और ऐसे में सीएम तीरथ रावत को दिल्ली तलब किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे, सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। फिलहाल सीएम तीरथ को आलाकमान ने आज दिल्ली बुलाया। सीएम तीरथ के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की, सीएम तीरथ के देहरादून में कई कार्यक्रम थे और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी, सीएम तीरथ दिल्ली तलब किए गए हैं। देहरादून में आज सीएम के कई कार्यक्रम थे जिसे रद्द करना पड़ा क्योंकि सीएम तीरथ सिंह रावत को दिल्ली तलब किया गया है। हाईकमान ने सीएम तीरथ सिंह रावत को दिल्ली बुलाया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सीएम तीरथ को आलाकमान ने आज दिल्ली बुलाया। सीएम तीरथ के सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। फिलहाल सीएम तीरथ के देहरादून में कई कार्यक्रम थे और इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि सीएम को अचानक से दिल्ली तलब किया गया। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, अचानक से सीएम को हाईकमान ने दिल्ली बुलाया है, क्यों बुलाया गया, क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का जो दिल्ली दौरा है वो आज शुरू हो गया। यानी कुल मिला के कहा जाए, मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम कल सुबह तक लगे गए थे वो राजधानी देहरादून के थे और जिसमें कई शासकीय कार्य भी उन्होंने करने थे, लेकिन क्योंकि रात में जिस तरीके से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम में बदलाव किया गया और मुख्यमंत्री दिल्ली हाईकमान से मुलाकात करने पहुंचे हैं तो इसके कई सारे बातें भी इससे उठ के सामने आ रही कि आखिरकार मुख्यमंत्री को ऐसे आनन फानन में दिल्ली दौरा क्यों करना पड़ा। हालांकि मुख्यमंत्री अभी दिल्ली के लिए जरूर रवाना हो गए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि दिल्ली में हाईकमान से मुलाकात के बाद क्या बात निकल कर आती है कि इस तरीके से मुख्यमंत्री को आनन फानन में दिल्ली हाईकमान से मुलाकात करनी पड़ी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि मुख्यमंत्री पूर्व में सांसद करते थे और वर्तमान में भी सांसद है, लेकिन अब क्योंकि वो मुख्यमंत्री प्रदेश के हो गए तो विधानसभा के लिए उनको विधायक का चुनाव लड़ना पड़ेगा और ऐसे में क्योंकि किस सीट से वो चुनाव लड़े और किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जाए, इसको लेकर भी जरूर हाईकमान से मुलाकात की जा सकती है क्योंकि चुनाव के लिए समय बहुत कम है और ऐसे में क्योंकि मुख्यमंत्री जो पद है उसके लिए भी विधायक होना अनिवार्य है, तो कहा जा सकता है कि किस सीट से वो चुनाव लड़े और किस समय वो चुनाव लड़े और कौन सी ऐसी सीट है जो उनके लिए सबसे बेहतर होगी, इस पर रायशुमारी करने के लिए भी मुख्यमंत्री हाईकमान से मुलाकात करने पहुंच सकते हैं। ये कारण एक माना जा रहा है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस लगातार ये विरोध कर रही थी कि 1 साल से कम का समय बचा और सरकार के पास अब समय नहीं है उपचुनाव कराने का, तो इसको देखते हुए क्योंकि मुख्यमंत्री विधायक नहीं है तो उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में क्या रणनीति बनती है, क्या सहमति बनती है, इसको लेकर भी क्या पता मुख्यमंत्री हाईकमान से मुलाकात करने पहुंचे। हालांकि इसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने साफ कहा था कि सितंबर से पहले मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे किसी भी विधानसभा सीट से और चुनाव जीतकर वो फिर से एक विधायक के तौर पर आएंगे और इसकी बड़ी चीज ये है कि वो मुख्यमंत्री बरकरार रहेंगे। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि अब हाईकमान से जिस तरीके से आनन फानन में मुलाकात करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, अब इसके बाद ही देखना पड़ेगा कि आखिरकार क्या बात सामने निकल कर आती है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री कुछ देर पहले निकले हैं देहरादून से, दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। वहां जाने के बाद किस तरीके के कार्यक्रम उनके लगते हैं, किस किस बड़े नेता से मुलाकात करते हैं, उसके बाद ये सारी तस्वीरें साफ हो पाएंगी। जी बिल्कुल सुभाष, क्या लगता है वो कौन सी सीट है जहां से सीएम चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि कई ऐसे विधायक थे जो सीएम के लिए अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, सीटें तो बहुत सी थी जो विधायक वर्तमान में अपनी सीट मुख्यमंत्री को देना चाहते थे, चाहे वो बद्रीनाथ सीट की बात की जाए, कोटद्वार से हरक सिंह रावत वाली सीट की बात की जाए या फिर जिस तरीके से गंगोत्री सीट पिछले दिनों खाली हुए, जो विधायक थे वहां से उनका निधन हुआ, उसके बाद वो सीट भी खाली है। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सीट बहुत है मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन ये तय हाईकमान और मुख्यमंत्री करेंगे कि आखिरकार उनके लिए सबसे सेफ सीट कौन सी रहेगी और
किस सीट से वो चुनाव लड़ते हैं। हालांकि देखना होगा कि हाईकमान से मुलाकात के बाद क्या निर्णय निकलता है और उसके बाद सारी तस्वीरें साफ भी हो पाएंगी। जी बिल्कुल सुभाष, क्या इन चुनावों के से हटकर क्या कोई और अन्य मुद्दे जिसके लिए सीएम को दिल्ली बुलाया जा सकता है? क्या उत्तराखंड में कोई बदलाव देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, बदलाव की स्थिति में अभी उत्तराखंड नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ महीने पहले ही मुख्यमंत्री को बदला गया और अब फिर से बदलाव की स्थिति के लिए उत्तराखंड पूरी तरीके से तैयार भी नहीं है, क्योंकि चुनाव स्तर पर है। कुल मिला के कहा जा सकता है 6 से 7 महीने का कुल समय बचा है विधानसभा चुनाव को लेकर, तो ऐसे में तैयारियां ज्यादा जरूरी है, ना कि बदलाव। हालांकि देखना होगा कि हाईकमान से मुलाकात से क्या जो तस्वीरें हैं साफ हो पाती है, क्या वो नतीजे हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री हाईकमान से मिलने गए हैं, ये भी चीजें साफ हो पाएंगी। लेकिन अभी देखना होगा, कुछ देर का इंतजार और करना होगा। जी बिल्कुल सुभाष, हो ये भी सकता है क्योंकि चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है, तो ऐसे में हो सकता है कि चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति आगे रहनी चाहिए उत्तराखंड में, इसको लेकर चर्चा की जा सकती है दिल्ली में। जी बिल्कुल, चर्चाएं जरूर की जा सकती हैं और चर्चाएं पिछले दिनों, क्योंकि जो बैठक है, चिंतन बैठक, वो लगातार उत्तराखंड में हो रही थी। रामनगर में 3 दिवसीय बैठक चल रही थी, जिसमें संगठन के सभी लोग मौजूद थे, सरकार के तमाम मंत्री मौजूद थे, सांसद मौजूद थे। तो कहा जा सकता है कि चुनाव की बैठक जरूर शुरू हो गई, लेकिन अब हाईकमान से मुलाकात करने मुख्यमंत्री पहुंचे हैं आनन फानन में, तो देखना होगा कि क्या वो चीजें हैं जिसको लेके मुख्यमंत्री को हाईकमान से मुलाकात करने पहुंचना पड़ा। लेकिन क्योंकि अभी मुख्यमंत्री निकले ही हैं, दिल्ली पहुंचे ही हैं, अब देखना होगा किस किस बड़े नेता से वो मुलाकात करते हैं और उसके बाद देर शाम तक क्या क्या चीजें बाहर निकल पाती हैं। बिल्कुल सुभाष, बने रहिए हमारे साथ, तमाम जानकारी के लिए फिर एक बार आपके पास लौटेंगे। आगे बढ़ेंगे, जहां पर उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 194 नए मामले सामने आए, वहीं एक मरीज की जान गई है। इसके अलावा 237 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को 24,104 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। वहीं अल्मोड़ा में 29, बागेश्वर में 3, चमोली में 2, चंपावत में 4, देहरादून में 73, हरिद्वार में 13, नैनीताल में 28, पौड़ी में 2, पिथौरागढ़ में 14, रुद्रप्रयाग में 1, टिहरी में 8, उधम सिंह नगर में 7 और उत्तरकाशी में 10 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,39,933 हो गई है। इनमें से 3,24,766 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,245 पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,095 लोगों की जान जा चुकी है। तो उत्तराखंड में 194 नए मामले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं, वहीं एक मरीज की जान गई है। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है घट रही है। आगे बढ़ेंगे, प्रदेश में 74,852 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई। अब तक प्रदेश में 35,32,770 लोगों को कोरोना की पहली वैक्सीन दी जा चुकी है, जबकि 8,02,887 लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी है। 18 से 44 आयु वर्ग में 36,909 लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। 74,000 से ज़्यादा को लगी कोरोना वैक्सीन, तो 35,32,770 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। तो 52 लोगों को वैक्सीन लगी। 35,32,770 लोगों को फिलहाल पहली डोज लग चुकी है और 18 से 44 आयु वर्ग में 36,909 लोगों को वैक्सीन दी गई। तो एक दिन में 74,852 लोगों को वैक्सीन लगी है और कुल 35 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुके हैं। 18 से 44 आयु वर्ग में 36,909 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है लगातार बढ़ती जा रही है।
रामनगर में भाजपा के 3 दिवसीय चिंतन शिविर बैठक में आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर रोड मैप तय किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि आगामी चुनावों के कार्यक्रमों के साथ रणनीति पर चर्चा की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2022 की चुनावी में जाने को लेकर सभी तैयारियों पर बातचीत की गई। इस बैठक में अपनी तैयारियों के साथ कांग्रेस के कार्यकाल के ऐसे मुद्दों पर चर्चा की गई जिनसे राज्य को नुकसान हुआ। 2017 के बाद राज्य को भाजपा ने विश्वास दिलाया है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र और राज्य की नीतियों के बारे में चर्चा की गई। 3 की बैठक में 70 विधानसभाओं में किस तरह विकास कार्य किए जाएंगे, रोड मैप पर विस्तृत चर्चा की गई। जुलाई के महीने में जिले की कार्य समिति आयोजन की जाएगी। तो केंद्र और राज्य की नीतियों के बारे में भी चर्चा की गई है। चिंतन बैठक में, चिंतन शिविर में अक्टूबर में जनसंपर्क अभियान भी शुरू किया जाएगा। आपको बता दें, चिंतन शिविर में 3 दिन की बैठक हुई थी, मंडल स्तर के साथ बैठक की जाएगी। 3 दिवसीय चिंतन शिविर अब खत्म हो चुका है, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर इस बैठक में, शिविर में रोड मैप तैयार किया गया। तो अक्टूबर में जनसंपर्क अभियान शुरू किया जाएगा। ये चिंतन शिविर अपने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय संतोष कुमार जी और अपने प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार जी, सह प्रभारी रेखा वर्मा जी सर, और उनका पूरा समय मार्गदर्शन मिला। और सभी जो निश्चित लोग इसमें जो संख्या थी, जो आगे का लिए पूरा नेटवर्क और तैयारियां, उस दृष्टि से चर्चा बातचीत ये रही है और सफल बैठक रही है। पूरी तरह हर एक विषय पे चिंतन और मनन और चर्चा डिस्कशन रहा है और उसको लेकर के आने वाला समय के लिए रोड मैप भी यहाँ पे तैयार हुआ है। हमारी चिंतन बैठक परसों कल और आज 3 दिन के लिए हम यहाँ रामनगर में बैठकर हमने पार्टी के चुनाव तक के आगामी कार्यक्रमों पर, अपनी स्ट्रेटजी पर, चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण चर्चा इस रूप में की। पिछले 2 दिनों में समय समय पर आपको जो चिंतन बैठक में कार्यक्रम स्वरूप हमने चर्चा की है, उससे अवगत भी कराया गया है। हम लोग 2022 के चुनाव में जाने के साथ साथ और हमने 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करे, इस लक्ष्य को रखकर हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी और अपना सारी तैयारी की है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन की जनहित याचिका के मामले में सुनवाई की। हाईकोर्ट ने 5 माह से वेतन नहीं देने के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार इस मामले में 23 करोड़ रुपए जारी करे। इसके अलावा परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उस मामले में उत्तराखंड के परिवहन सचिव उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव को एक प्रस्ताव बनाकर देंगे, जिसको वह कैबिनेट के समक्ष लाएंगे। इस प्रस्ताव में आने वाले दिसंबर तक की सैलरी, पीएफ और ग्रेच्युइटी की जानकारी भी उपलब्ध कराएंगे। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को तय की है। माह से जो भुगतान वेतन का नहीं हुआ है को लेकर याचिका थी, जिसमें अभी 2 दिन पहले माननीय उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री महोदय से कैबिनेट बुलाने का आग्रह किया था ताकि मामले का निस्तारण किया जा सके। तो आज माननीय मुख्य सचिव महोदय ने माननीय न्यायालय को अवगत कराया कि ये प्रस्ताव जो है, रिवाइवल का प्रस्ताव शीघ्र ही प्रस्तुत वहाँ पर कर दिया गया है और इसमें कैबिनेट बुलाई जाएगी। माननीय न्यायालय द्वारा इस विशिष्ट स्पेसिफिक डेट पूछने पर यह कहा गया कि ये 16 तारीख 2 सप्ताह के भीतर होती है कैबिनेट। तो न्यायालय ने 19 तारीख
जुलाई की डेट फिक्स की है और ये आशा की है कि 16 जुलाई तक ये कैबिनेट में मामला जाएगा और ताकि इसका निस्तारण हो सके। 1 जुलाई से होने वाली चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस पर सरकार के प्रदेश प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा, हाईकोर्ट के लिखित आदेश मिलने के बाद उसका परीक्षण करने के बाद सरकार हाईकोर्ट जाएगी, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार द्वारा चारधाम यात्रा 1 जुलाई से शुरू करने जा रही थी, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। वहीं हाईकोर्ट ने 7 तारीख तक सरकार से इस पर एक एफिडेविट प्रस्तुत करने के बाद फिर शुरुआत करने की बात कही है। जजमेंट की कॉपी प्राप्त नहीं की है। जजमेंट की कॉपी प्राप्त होते ही उस पर परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण करने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो सरकार उच्चतम न्यायालय जाएगी। हमने सब कुछ पूरी तरह परीक्षण करने के बाद और सारी व्यवस्था देखने के बाद चारों धामों में कुल मिलाकर के 750 यात्री ही चारों धामों में कुल मिलाकर के दर्शन कर सकते थे। इस तरह का संख्या भी सीमित की थी और एक वरिष्ठ अधिकारी को हर धाम में जो देवस्थानम बोर्ड और जो जिला प्रशासन के साथ बैठ के उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ यात्रा की तैयारियों की मॉनिटरिंग करने का काम की जिम्मेदारी के साथ भेजने का निर्णय लिया था। ऐसी परिस्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया, जो स्टे किया गया, उसके मैंने आपसे कहा कि उसके निर्णय की कॉपी मिलने के बाद, उसके परीक्षण के बाद ही सरकार इसमें। भाजपुर में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पार्टी पर दलित और मुस्लिम समाज के लोगों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। बता दें कि उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी में नेता प्रतिपक्ष को लेकर काफी खींचतान चल रही थी। वहीं कांग्रेस पार्टी में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर चल रहे अंतरकलह पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। इस दौरान राजेश कुमार ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने दलित और मुस्लिम समाज के लोगों को वोट बैंक के रूप में हमेशा इस्तेमाल किया है। यही कारण है कि आज भी कांग्रेस पार्टी में सामान्य चेहरे नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में आगे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी दलित और मुस्लिम समाज के लोगों की चिंता करती है तो नेता प्रतिपक्ष भी दलित और मुस्लिम समाज के व्यक्ति को बनाना चाहिए। कांग्रेस जो है सिर्फ और सिर्फ दिखावा करती है, दिखावे के अलावा कुछ नहीं है। चुनाव का वक्त आता है तो ये अनुसूचित जाति समाज के लोगों के बीच में भी जाके भ्रम फैलाते हैं और मुस्लिम समाज को भी ये ठगने का काम करते हैं। आज मैं कहना चाहता हूँ नेता प्रतिपक्ष को लेकर के कि स्वयं प्रीतम सिंह जी ही चाहते हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष क्यों ना हो। हरीश रावत जी की तरफ से गोविंद सिंह कुंजवाल जी ही चाहते हैं कि वो प्रतिपक्ष नेता क्यों ना हो। मगर मैं आप सबके माध्यम से उनसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या खासियत है इस समाज में ही और क्यों ना हो। क्या अनुसूचित जाति समाज सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए है? क्या मुस्लिम समाज वोट देने के लिए है? आज इनके पास दोनों ही चेहरे हैं। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं और इनमें इतनी इनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, तो निश्चित तौर पे इन्हें या तो अनुसूचित जाति समाज या मुस्लिम समाज का इनको जो है नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए, जिससे इनकी कथनी और करनी में अंतर नजर नहीं आएगा। मगर ये ऐसा नहीं। हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना टेस्टिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर जिला मुख्यालय पौड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टेस्टिंग के नाम पर हुए घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कोविड टेस्टिंग घोटाले की जांच करो, जांच करो। मां घोटाले में जिस तरीके से इन्होंने कोरोना टेस्टिंग पे जो घोटाला किया है, जिससे कि हमारे आसपास के और हमारे प्रदेश के लाखों लोगों की जान गई है, उसके जो दोषी हैं, जो हमारी प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा यहाँ के लोगों के साथ एक अत्याचार किया गया है और यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है और फर्जी टेस्टिंग घोटाला, फर्जी टेस्टिंग करके उन लोगों को मौत के मुंह पे धकेला है। आज हमने कांग्रेस कमेटी पौड़ी के द्वारा ये जो आयोजन किया पुतला दहन का प्रदेश सरकार का, ये इस संबंध में था कि हरिद्वार महाकुंभ में जो कोविड टेस्टिंग के मामले में जो महा घोटाला हुआ है, तो उसके लिए हमने सरकार को चेताने के लिए ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया कि इसकी एक जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह ऐसी निकम्मी सरकार कि देश के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ये कोरोना जैसी महामारी में भी और इस प्रकार के कोविड टेस्टिंग के मामले में भी इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी, जो कि कम से कम इस मामले में तो भ्रष्टाचारी नहीं।
उत्तरकाशी में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक हुई। बैठक में जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने स्वास्थ्य विभाग और रेखीय विभागों को कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की पूर्ण तैयारी कर पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में विशेषज्ञों द्वारा बच्चों के संक्रमित होने की संभावना व्यक्त की गई है। इसलिए जिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी आवश्यक उपकरण, जीवन रक्षक दवाई, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड आदि की समय रहते व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। चलिए इसी के साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।